हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत साहू आप लोगों की डिमांड पे ऑटोमोबाइल का क्लास चालू कर दिया हूँ। अभी आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम ऑटोमोबाइल का कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एक सेट 30 क्वेश्चन का सेट है जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम में आता है और आपका बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि आगे वाला एग्जाम में आ चुका है। आज पूरा हम 30 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो टेक्निकल क्लास में जाइए, जुड़िए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उसके बाद चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसे कि हम पहले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि ऑटोमोबाइल क्या है। ऑटो प्लस मोबाइल मतलब दो वर्ड से मिलकर बना था, जो कि ऑटो का मीन्स था स्वतः और मोबाइल का मीन्स था चलने वाली गाड़ी। तो ऐसे ही ये पहले ऑटोमोबाइल का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये स्वतः ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि इसका मीन्स बस ऑटो है और चलने वाली गाड़ी ये इसका मतलब है मोबाइल। इसलिए इसका तीसरा है स्वतः चलने वाली गाड़ी, मतलब ये टोटल ऑटोमोबाइल में स्वतः चलने वाली गाड़ी। तो ऑप्शन ये सी हमारा करेक्ट है। तो ये हो गया ठीक। उसके दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सर्वप्रथम ऑटोमोबाइल में किस इंजन में खोज हुआ था। मतलब ये भी हम आपको बताए थे कि 1789 में निकोलस जोसेफ कॉग्नट जो पहले इंजन का खोज किए थे वो था स्टीम इंजन का। तो इसका आंसर हुआ स्टीम इंजन। ये सब क्वेश्चन नॉर्मल लगता है लेकिन जब एग्जाम में आता है तो डाउट में पड़ जाता है, क्योंकि स्टीम इंजन, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन ये क्या है। मतलब स्टीम इंजन पहले हुआ था, कब हुआ था ये 1789 में। डीजल इंजन कब खोज हुआ था। डीजल इंजन रॉडल्फ डीजल किए थे जो कि 1863 में। पेट्रोल इंजन कब किए थे, वो कार्ल बेंज किए थे 1879 में। तो सर्वप्रथम क्या है 1789 है, तो ये स्टीम इंजन करेक्ट है। और टर्बाइन इंजन उसके बाद आया है और ये 1999 के बाद ये एक्टिव हुआ है। तो इसलिए पहले 1789 स्टीम इंजन हुआ था। क्वेश्चन था हमारा सर्वप्रथम ऑटोमोबाइल किस इंजन में खोज हुई थी, तो ये आंसर है स्टीम इंजन। और उसके बाद नेक्स्ट की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ऑटोमोबाइल की खोज किसने की थी। जैसे कि हम अभी पहले बताया कि ऑटोमोबाइल का पहला खोज किया था, जो स्टीम इंजन का खोज हुआ था, वो निकोलस जोसेफ ने किए थे। इनका पूरा नाम है निकोलस जोसेफ कॉग्नट। इनका पूरा नाम है निकोलस जोसेफ कॉग्नट। और ये जो रिनॉल्ट और पीनट है ये दोनों मिलके पहला कार का निर्माण किए थे, इसलिए ये नहीं होगा। और ऑटो हॉर्न ये एक रेडियोलॉजी है, जो कि एक साइंटिस्ट है और रेडियो एक्टिविटी या रेडियो केमिस्ट्री ये सब करते हैं, तो ये नहीं होगा। हमारा आंसर है निकोलस जोसेफ कॉग्नट। तो आंसर है हमारा निकोलस जोसेफ कॉग्नट। उसके बाद चौथे क्वेश्चन में आते हैं अपन। चौथे क्वेश्चन में आता है सर्वप्रथम किस देश में ऑटोमोबाइल की खोज हुई थी। जैसे कि हम बताए कि सर्वप्रथम ऑटोमोबाइल का खोज हुआ था फ्रांस में, जो कि निकोलस जोसेफ कॉग्नट ने ही किया था। देखिए एक ऐसा वर्ड में एक लाइन में आप जान लीजिएगा, 1789 में निकोलस जोसेफ कॉग्नट स्टीम इंजन का खोज किए थे। वो थे फ्रांस के साइंटिस्ट। मतलब ये एक बार में 4 क्वेश्चन का हमारा हल हो गया, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद आता है सर्वप्रथम जिस गाड़ी का निर्माण हुआ था उसकी चाल क्या थी। मतलब ये क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था भी, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जो स्टीम इंजन हुआ था वो पहले जो निकोलस जोसेफ कॉग्नट किए थे, वो जो गाड़ी बनाए थे वो 3 व्हीलर का था,
जिसका की स्पीड था 2.5 mph to 3 mph। ये है 2.5 माइल्स पर आवर टू 3 माइल्स पर आवर। ये हमारा आंसर किसी में है, ये आंसर किसी में नहीं है, ये एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है। तो ये जो है के नहीं होगा, ये एम होगा, माइल्स पर आवर टू 3 माइल्स पर आवर। ये आंसर करेक्ट है। तो ये याद रखिएगा, ये 2.5 माइल्स पर आवर टू 3 माइल्स पर आवर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। सर्वप्रथम जिस गाड़ी का निर्माण हुआ था वो कितने पहिया का था? ये जैसे कि हम बताए थे आपको, ये जैसे कि हम आपको बताए थे, ये 3 चक्के का था, तो इसीलिए ये आंसर है 3। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हेनरी फोर्ड द्वारा प्रथम कार का खोज कब हुआ था? हेनरी फोर्ड जो कि साइंटिस्ट है, वो फोर्ड कंपनी का निर्माता है, फाउंडर भी है। वो 1895 में सर्वप्रथम कार का खोज किए थे, तो इसलिए ये आंसर है 1895। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फोर्ड मोटर कंपनी किस देश की प्रमुख कंपनी है? ये फोर्ड मोटर कंपनी, यही हेनरी फोर्ड ही फाउंडर है उसका, वो अमेरिका का प्रमुख कंपनी है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि टोयोटा कौन सा देश का है, निसान कौन सा देश का है, ये आगे आगे क्वेश्चन है, हम आपको पूरा बताएंगे। तो इसका फोर्ड मोटर कंपनी का देश का प्रमुख किस देश की प्रमुख कंपनी है? ये आंसर आता है अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रात चलेंगे। निसान मोटर कंपनी किस देश की प्रमुख कंपनी है? जैसे कि हम बताए थे, निसान जैसे कि हम बताए थे अमेरिका का प्रमुख कंपनी था फोर्ड, वैसे ही निसान एक निसान मोटर कंपनी है जो कि जापान का मुख्य कंपनी है। ये जापान आंसर है, जो कि 1933 में चालू हुआ था जापान में, और इसके बाद 1999 के बाद ये जो रिनॉल्ट गाड़ी है वो भी इसके साथ जुड़ गया है, और जापान में रिनॉल्ट और निसान दोनों बनता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वोल्वो कंपनी किस देश का प्रमुख कंपनी? अमेरिका हो गया, जापान हो गया, उसके बाद अभी वोल्वो किस देश का कंपनी है? ये है स्वीडन। वोल्वो मोटर कंपनी, ये भी नामी दामी कंपनी है, बस बनाता है, ट्रक बनाता है, बड़ी कमर्शियल व्हीकल बनाता है, जो कि वोल्वो मोटर कंपनी है, वो स्वीडन का कंपनी है। उसके बाद स्वीडन में 1927 में ये जो वोल्वो मोटर कंपनी बना था, ये 1927 में बना था पहली बार, वो स्वीडन का कंपनी है, प्रमुख कंपनी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये सब क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, इसलिए आप ये याद रखिएगा, नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं करिएगा। क्वेश्चन जितना भी छोटा हो, लेकिन एग्जाम में वो टेंशन में वो हार्ड हो जाता है, इसलिए आप जितने बार ये टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लियर होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का खोज किसने किया था? ये नाम है, देखो ये जैसे कि ऑप्शन में ये डीजल है, ये डीजल है, ये डीजल है, ये कंफ्यूज करने के लिए देता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, पूरा याद रखिएगा कौन किया था। ये पूरा नाम है उनका रोडोल्फ डीजल। ये रोडोल्फ डीजल साइंटिस्ट है जो कि डीजल इंजन का खोज किए थे। इनका पूरा नाम है रोडोल्फ क्रिस्टियन डीजल। इनका शॉर्टकट में लिखते हैं रोडोल्फ डीजल, सब जानते हैं रोडोल्फ डीजल, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में आएगा रोडोल्फ डीजल का ओरिजिनल नाम क्या है, तो ये इसका नाम है रोडोल्फ क्रिस्टियन डीजल। ये पूरा नाम है उनका, रोडोल्फ क्रिस्टियन डीजल, जो कि डीजल इंजन का खोज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डीजल चक्र साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ये ऑब्वियसली बात है कि रोडोल्फ डीजल अगर डीजल इंजन का खोज किए थे, तो डीजल साइकिल भी उन्हीं ने खोज किया था, इसीलिए ये ऑप्शन में है रोडोल्फ डीजल। ऑप्शन में रोडोल्फ डीजल, ये है डीजल चक्र का साइकिल रोडोल्फ डीजल ही
खोज किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोयोटा मोटर कंपनी किस देश का प्रमुख कंपनी है। जैसे कि हम बता दें आपको कि बहुत सारे कंपनी है, जैसे कि जर्मनी है जो कि वोल्क्सवैगन ग्रुप, डेमलर और BMW ऐसे जैसे कार बनाती है। अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी है, फियाट है। उसके बाद जापान में है टोयोटा, निसान, सुजुकी, माज्दा। तो ये क्वेश्चन आ गया है टोयोटा मोटर कंपनी किस कंपनी, मतलब ये हम जैसे बताया जापान। ऐसे आप याद रख लीजिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं, हम बाद में बता देंगे ये क्लास खत्म होने के बाद कि जर्मनी में कौन सा कंपनी है, अमेरिका में कौन सा कंपनी है, जापान में कौन सा कंपनी है, स्वीडन में कौन सा कंपनी है। जो कि प्रमुख कंपनी होता है टोयोटा, निसान, फोर्ड, ये सब क्वेश्चन में आता रहता है कि ये कंपनी किस देश का प्रमुख कंपनी है। इसलिए हम बता दिए कि टोयोटा मोटर कंपनी और निसान, सुजुकी, माज्दा ये सब जापान की प्रमुख कंपनी है। ये वहीं से शुरू हुआ था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया महिंद्रा मोटर कंपनी किस देश का प्रमुख कंपनी है। ये हम आपको बता दें महिंद्रा ज्यादातर इंडिया में ही चलता है। महिंद्रा ज्यादातर इंडिया में चलता है और इंडिया में उसका फाउंड हुआ था। जो महिंद्रा कंपनी है वो लुधियाना में हुआ था, पहला उसका स्टार्ट लुधियाना में इंडिया का ही है। वो जो 1945 में उसका खोज हुआ था पहले। तो महिंद्रा मोटर कंपनी लुधियाना का प्रमुख कंपनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मारुति सुजुकी मोटर कंपनी किस देश का प्रमुख कंपनी है। जैसे कि हम आपको बता दें मारुति सुजुकी भी इंडिया का ही कंपनी है। मारुति सुजुकी भी इंडिया का ही कंपनी है। उसके बाद मारुति सुजुकी गुड़गांव में पहले स्टार्ट हुआ था। वो मारुति सुजुकी पहले एक नहीं था, दो था। एक था मारुति सुजुकी था जो कि जापान का कंपनी है और दूसरा था मारुति। वो इंडिया में आके मारुति सुजुकी हो गया, गुड़गांव में शुरू हुआ था पहले। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डीजल शब्द की व्युत्पत्ति का स्रोत क्या है। जैसे कि हम बता दें ऑप्शन में आप चले जाइएगा। ये ऑप्शन है किसी महान व्यक्ति का नाम है। ये तो डीजल शब्द का मतलब डीजल शब्द किस शब्द कहां से आया है ये क्वेश्चन है। उसका नेक्स्ट आता है उस स्थान का नाम है जहां पहली बार मिला था। ये तो नहीं है। तीसरा है ये उस व्यक्ति का नाम है जिसमें डीजल इंजन की खोज की थी। चौथा है यूनानी देवता का नाम है। ये आप पूरा क्लियर है क्योंकि डीजल साइकिल जो और डीजल इंजन का खोज जो किए थे वो रडोल्फ डीजल थे। उनका पूरा नाम बताया था रडोल्फ क्रिश्चियन डीजल। तो इसीलिए डीजल शब्द का व्युत्पत्ति वहीं से हुआ था। इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसलिए ये आप कभी भी ये नहीं करिएगा, नेगलेक्ट नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन में एक बार आया था एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हीट इंजन क्या है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हीट इंजन क्या है। ऑप्शन है वो इंजन का यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी है वो इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तीसरा को है वो इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो आपको जैसे हम बता दें हीट इंजन क्या है, हम बता दें कि हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क। मतलब वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या है हीट वो इंजन जो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये नहीं होगा। ये वो इंजन जो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मतलब हीट इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। हम पहले भी बताए हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। एक आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा डैश का एक फलन है। ये आदर्श गैस क्या है। आदर्श गैस, रियल गैस, आइडियल गैस, ये सब परफेक्ट गैस, ये एक ही नाम है। क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है, या आदर्श गैस क्या है। तो उसमें हम बता दें कि
आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान, ये आंसर है, केवल तापमान, तापमान का एक फलन है। क्योंकि ये पूरा जितने भी गैस है वो आदर्श गैस है, वो सब गैस लोग मानते हैं, और दे ओनली डिफरेंस इन स्पेसिफिक हीट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब ये केवल टेम्परेचर को ही उसका फलन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलेंगे। एक आदर्श गैस वही होता है जो, क्वेश्चन है एक आदर्श गैस वही होता है जो, ऑप्शन है सभी गैस के नियमों का पालन करता है, जैसे कि हम अभी बता दिए इस क्वेश्चन से पहले कि आदर्श गैस सभी गैस लोगों को पालन करता है, इसीलिए ऑप्शन है ए है, ए ही करेक्ट है, क्योंकि ये सभी गैस नियमों का पालन करता है, ये ओबे द ऑल गैस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान तापमान और दाब पर विभिन्न आदर्श गैसों के बराबर आयतन में, इसमें एक जैसा तापमान और प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत टाइप का आदर्श गैस की वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होता है। इसमें आता है कि ये जब तापमान और दाब विभिन्न गैस के समान होता है तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो भी सेम होता है, इसलिए इसका आंसर है अणुओं की संख्या बराबर होती है। ये क्वेश्चन का आंसर है बी, अणुओं की संख्या बराबर होता है। कभी जब भी तापमान और दाब बराबर आयतन में होता है तो इसका अणुओं की संख्या बराबर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ चलेंगे अपन 21 नंबर कि बॉयल्स का नियम बताता है कि आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए क्या है। बॉयल्स लॉ क्या बताता है? बॉयल्स लॉ बताता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टार्टिंग दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन है आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। जैसे कि हम बता दिए कि रिवर्सली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वॉल्यूम और प्रेशर, इसका आंसर है आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती में मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए बॉयल्स लॉ में कभी भी जो ये होता है वॉल्यूम होता है और उसका प्रेशर होता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या तरफ चलेंगे? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बारे में क्या? चार्ल्स लॉ के नियम बताता है कि आदर्श गैस की एक दिए गए द्रव्यमान के लिए, मतलब चार्ल्स लॉ ऐसे ही जैसे कि बॉयल्स लॉ हमारा बताया कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे ही चार्ल्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। वॉल्यूम फिक्स रहता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, इसलिए आंसर क्या है? आंसर है आयतन दाब के समानुपाती होता है, ये नहीं होगा। आयतन तापमान के समानुपाती होता है, ये होगा, क्योंकि हम अभी बताया कि वो टेम्परेचर के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसलिए चार्ल्स लॉ बताता है कि आदर्श गैस की एक दिए गए द्रव्यमान आयतन तापमान के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है और बाकी गलत है। आपको कभी भी क्वेश्चन का आंसर करना है तो देखिएगा क्या नहीं होगा उसमें, जैसे कि हमने इसे बता दिया आयतन दाब का समानुपाती नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ये पहले क्रॉस कर दिए। उसके बाद दूसरे में आ गए, इसको हम पता ही नहीं था। उसके बाद तीसरे में आए, ये भी पता चल गया कि ये भी नहीं है। उसके बाद चौथा पता चल गया ये भी नहीं है, तो हमारा बचा क्या? ये। तो इसीलिए कुछ टेक्निक के भरोसे भी एक क्वेश्चन का हल किया जाता है, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि आप सबको सब याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट गैस के समीकरण क्या है? जैसे कि गैस का समीकरण होता है PV इक्वल टू MT, ये नहीं होगा। PY/V इक्वल टू MT नहीं होगा। PT इक्वल टू MRT, ये भी नहीं होगा। PV इक्वल टू MRT, ये भी नहीं होगा।
इसका ये एक्चुअली आंसर है, ये प्रिंट मिस्टेक है एक्चुअली। ये पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है, जिसमें कि पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है और एम जो है ये मॉलिक्यूल्स नंबर है, मॉलिक्यूल की संख्या, उसका टी है टेम्परेचर और आर निकालना है जो कि कांस्टेंट रहता है गैस। इसीलिए आंसर है पीवी इक्वल टू एमआरटी। और इसका दूसरा भी कभी कभी दिया जाता है, वो है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर। ये भी एक फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। एक तो एक ये और एक ये दोनों फॉर्मूला है। कोई भी अगर क्वेश्चन में आता है गैस का समीकरण क्या है, तो आप दोनों ही बता सकते हैं कि अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये ठीक है, अगर ये ऑप्शन होगा तो ये भी ठीक है। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान तापमान और दाब के विभिन्न गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, ये कौन सा नियम है? ये जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई भी संख्या अगर संख्या बता दे तो वो एवोगाड्रो नियम में चला जाता है। इसीलिए आंसर देखिए, उसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन में है तो ठीक है। जूल का नियम, ये ऑप्शन ये नहीं है हमारा। एवोगाड्रो नियम जैसे हम बताया, कोई भी संख्या हो तो वो एवोगाड्रो नियम में आता है, तो इसीलिए ये नहीं है, ऑप्शन है एवोगाड्रो का नियम। मतलब कभी भी एवोगाड्रो का नियम में समान तापमान और दाब पर विभिन्न गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या भी बराबर होती है। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या बराबर होती ही है एवोगाड्रो नियम में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। निम्न में से किस चक्र की दक्षता अधिकतम है? दक्षता की बात आ गया, इसीलिए हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लड़के, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऑटोसाइकिल डीजल साइकिल पढ़ते हैं, उसके बाद ये सब कार्नोट साइकिल, स्टेलिंग साइकिल, जूल साइकिल ये सब पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ये हम बता दें कि ये कोई भी साइकिल है, ऑटो साइकिल हो, डीजल साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो, व्हीकल साइकिल हो, रैंकिन साइकिल, ये पूरा सब हम हमारे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा बताएंगे, ये पूरा आपको डिटेल्स बताएंगे। लेकिन अभी आपको आंसर बता दें, ये सबसे अधिकतम दक्षता पेट्रोल इंजन से भी ज्यादा होता है कार्नोट साइकिल का दक्षता जो होता है वो ज्यादा रहता है, इसीलिए आंसर है कार्नोट साइकिल। ये याद रखिएगा। लेकिन हम ये कार्नोट साइकिल के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में, हमारा नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो आपको पूरा बताएंगे कार्नोट साइकिल के बारे में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस टरबाइन डैश पर कार्य करता है? आंसर है स्थिर आयतन चक्र, ओटो चक्र, एरिक्सन चक्र, जूल चक्र। इसमें भी लड़के क्वेश्चन मतलब ये ऑटो चक्र तो हो गया, ये पेट्रोल इंजन में हो गया। जूल चक्र गैस टरबाइन काम नहीं करता कभी, स्थिर आयतन चक्र में भी कभी काम नहीं करता। स्थिर आयतन और ऑटो साइकिल एक ही है, क्योंकि ये स्थिर आयतन मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल में पेट्रोल इंजन काम करता है। तो इसमें जो एरिक्सन चक्र है ये गैस टरबाइन काम करता है एरिक्सन चक्र में। ये हमेशा याद रखिए कि गैस टरबाइन एरिक्सन चक्र में काम करता है। ये जो एरिक्सन चक्र है ये भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, पूरा कैसे काम करता है गैस टरबाइन, उसका एरिक्सन साइकिल का काम क्या है, कैसे काम करता है, पूरा उसका डायग्राम के साथ बताएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्मल शक्ति संयंत्र डैश पर कार्य करता है? इसका ऑप्शन है जो हम एक बताया था आपको थोड़ी देर पहले, रैंकिन साइकिल। तो वो वही है, ये थर्मल शक्ति हमेशा रैंकिन साइकिल पर कार्य करता है, क्योंकि ऑटो साइकिल आपको बता दिए हम, स्थिर दाब चक्र बता दिए, जूल चक्र बता दिए, ये तीनों नहीं होगा। रैंकिन साइकिल जो है वही ठीक है, इसलिए थर्मल शक्ति हमेशा रैंकिन साइकिल में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पेट्रोल इंजन किस डैश पर कार्य करता है? जैसे कि हम बता दिए ये क्वेश्चन के ऊपर ही, स्थिर दाब चक्र जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पेट्रोल इंजन करता है, कांस्टेंट प्रेशर में काम करता है, डीजल ऑटो साइकिल करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसीलिए पेट्रोल इंजन डैश पर कार्य करता है। ये आंसर है सीधा सीधा स्थिर दाब चक्र।
अगर इसमें ऑटो साइकिल होता तो ऑटो साइकिल होता, ये स्थिर दाब चक्र है इसलिए स्थिर दाब चक्र। ये अगर इसमें ऑप्शन आता कि ऑटो साइकिल, ये भी करेक्ट है, इसलिए पेट्रोल इंजन में ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 100 m³ वायु में कितना ऑक्सीजन होता है। मान लीजिए पूरा जितना भी वायुमंडल में, और हम क्या जानते हैं वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होता है, तो पूरा टोटल को लीजिए 100%, तो उसको ऑक्सीजन कितना है 21%। तो ये ऑप्शन सीधा सीधा है हमारा 21%। ये हम आपको बता दें क्योंकि वायुमंडल में 72% नाइट्रोजन होता है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन होता है 21%, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है, ये 20.93% हो गया है, थोड़ा सा कम हो गया है, और बाकी अदर गैस रहता है। इसीलिए अगर ऑप्शन में है आपका 21% तो 21% ठीक है, नहीं तो अभी का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें 20.93 अगर होगा तो 20.93 करेक्ट है। ऑप्शन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा सेट आज कंप्लीट हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में किसके लिए उपयोग होता है। जैसे पेट्रोल डीजल ये सब गाड़ी में यूज होता है और गैस टरबाइन वगैरह में गैस यूज होता है, वैसे ही मिट्टी का तेल सड़क बनाने के लिए तो कभी यूज नहीं हो सकता, तो ये गलत है। ताप शक्ति संयंत्र में ये भी नहीं है, औद्योगिक भट्टियों में ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बचा, प्रकाश और खाना बनाने के लिए, मतलब जो भी गांव में अगर बत्ती जलाने के लिए, लाइट के उजाला करने के लिए मिट्टी तेल का यूज होता था और खाना पकाने के लिए भी मिट्टी तेल का यूज होता है, इसलिए ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसके साथ हमारा पूरा एक सेट का कंप्लीट होता है। ये आप जाइए और पूरा हमारा ये सेट को आप रिपीट करिए, पूरा रिवाइज करिए और जानिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो आप फिर से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे टेक्निकल क्लास में जुड़ना मत भूलिएगा। टेक्निकल क्लास में आपका पूरा A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा ऑटोमोबाइल का 4 ट्रेड पूरा कवर करेंगे, पूरा मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, पूरा MCQ भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ पूरा थ्योरी भी पढ़ाएंगे। और आपको अगर कुछ डाउट है तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।